हेलो क्लास टेंथ के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले जो अगर आप भी देने वाले हो दिनांक 4 मई को अपने विषय विज्ञान का मंथली टेस्ट, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखना। तो वीडियो को अंत तक जोड़ दें, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से पसंद मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ ही अपने सारे मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप को ज्वाइन करना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड जितना भी अपडेट होता है सबसे पहले वहीं पे मिलता है। व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये वीडियो है विषय विज्ञान के लिए होना, जो कि आपका 4 मई को होने वाला प्रोजेक्ट टेल द्वारा मंथली टेस्ट, उसके लिए क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे साइंस होने वाला है। और समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। कक्षा 10 के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स आपका 20 का रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका 6 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद हम लोग बाकी के 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का देखेंगे, टोटल 12 क्वेश्चन आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा सेक्शन ए में सबसे पहला प्रश्न बोलता है सफेदी के लिए प्रयुक्त पदार्थ एक्स का नाम एवं रासायनिक सूत्र बताएं। यानी कि आपको सिंपल सा पूछ रहेगा सफेदी के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग को पता होगा। तो सफेदी के लिए हम लोग किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसका हम लोग उपयोग जो करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि CaO यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, CaO होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है निम्नलिखित में से किसे प्रकाश की क्रिया द्वारा विघटित किया जा सकता है। ऐसा कौन सा इसमें से जो है जिसको कि प्रकाश की क्रिया द्वारा अवघटित किया जा सकता है। तो ऑप्शन था आपके पास NaCl, KCl, AgCl या फिर CuCl। यह आपका फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप बार बार ये क्वेश्चन जब पूछता रहता है फाइनल एग्जाम में, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि AgCl बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है। कितना है वक्रता त्रिज्या, हमारे पास r दे दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि तो उसके फोकस दूरी f क्या होगा। तो सिंपल सा हमसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या और f के बीच संबंध पूछ रहा है। तो देखो कुछ मान लो कोई दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है f, मान लो f फोकस बिंदु, यहाँ पे होता है c, यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो देखो इन दोनों में जो संबंध होता है ना, दोनों का आधा होता है, यानी कि जितना डिस्टेंस इतना तक है उतना ही डिस्टेंस इतना से इतना तक, यानी कि c बराबर हम लोग कह सकते हैं 2f, या फिर हम लोग f बराबर लिखना चाहे तो f बराबर लिख सकते हैं r/2। तो कहाँ पे ऐसा, तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो f बराबर r/2 दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखो उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है ना, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आप लोग हमेशा याद रखना, इसके द्वारा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, छोटा बनेगा, ठीक है। एक चीज़ तो हो गया कि छोटा बनेगा, ठीक है। और दूसरा बात कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल दर्पण यहाँ पे होता है तो अवतल दर्पण में उल्टा बन जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5 बोलता है पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं। देखो मान लो कोई पत्ती है ना, ये कोई पत्ती है, ठीक है। हमसे बोल रहे हैं कि इसके सतह पे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है, तो इसे हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या बोलता है, एस्टोमाटा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, एस्टोमाटा यानी कि रंध्र बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे उस एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है। उस एंजाइम का नाम बताना जो कि स्टार्च को क्या कर देता है, तोड़ देता है। ऑप्शन के पास पेप्सिन, लाइपेज, माल्टोज या फिर सेलावियरी एमाइलेज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेलावियरी एमाइलेज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आता है सब्जेक्टिव वाला सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक्शन बी, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न इसे बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, आपको 2 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए 2 प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न होना चाहिए, 1 2 3 4, हाँ। तो 2 मार्क्स के लिए 4 प्रश्न इसमें होने वाला, ठीक है, सेक्शन बी में। उसके बाद 2 प्रश्न और होंगे जिसमें आपका 5 मार्क्स के लिए होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये जो समीकरण आपके पास ए और बी दे दिया है, इसको हम लोग संतुलित करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमसे सबसे पहला क्या है, FeSO4, सबसे पहले क्या है FeSO4। यहाँ पे देखो Fe कितना है और यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ दे दिया गया था, हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ बराबर करना होता है, दोनों तरफ बराबर करना है। क्योंकि ऐसा क्यों करना होता है बराबर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें
इसे बराबर करना होता है, क्योंकि अभिक्रिया के बाद ना तो द्रव्यमान का खपत होता है और ना ही निर्माण होता है, जिसके कारण जितना हमारा प्रोडक्ट था, सॉरी जितना हमारा रिएक्टेंट था यानी कि अभिकारक था, उतना ही हमारा प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना एफ है, यहाँ पे एक एफ है, उधर भी इधर 2 एफ है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 एफ हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो क्या संतुलित हो गया सारा चीज़। उसके बाद 2 एफ तो इधर भी 2 एफ हो गया। ठीक है, उसके बाद SO4 देखो, SO4 कितना हो गया, 4 SO4 और 4 SO4 और 2 यहाँ से गुना हो गया, यानी कि 4 गुना का 8 SO4 हो गया। तो यहाँ पे देखो 3 SO4, सॉरी ऑक्सीजन और सल्फर को देखो, ऐसा देखो, देखो सल्फर कितना होगा, सल्फर तो सीधा सीधा 2 हो गया। ठीक है, सल्फर सीधा सीधा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी 2 सल्फर सिंपल सा है ऑलरेडी यहाँ। और ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन और गुना में 2 यानी कि 8 ऑक्सीजन हो गया। तो 3 ऑक्सीजन 2 6 ऑक्सीजन और 3 और 2 5 ऑक्सीजन और 3 8 ऑक्सीजन, यानी कि समीकरण पूरी तरीके से हमारा संतुलित हो चुका है। तो सिंपल से आपको इसमें क्या करना है, संतुलित करने के लिए यहाँ पे आपको 2 लगा देना, आपका संतुलित हो जाएगा। ठीक है, Fe से पहले। उसके बाद देखो इससे हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, तो यहाँ पे है Pb, कितना Pb है, एक Pb है, उधर भी एक Pb है। ठीक है, ये तो सही है। नेक्स्ट देखो इधर NO2 एक है, लेकिन इधर NO2 कितना है, इधर अगर सिर्फ नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन इधर कितना है, इधर एक है, सॉरी इधर 2 नाइट्रोजन है, उधर इधर नाइट्रोजन कितना है, इधर एक ही है। तो इधर यहाँ पे NO2 के बगल में यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हो गया, हम लोगों ने इसको 2 कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो 2 करते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारा 4 बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 3 दूना का 6 ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 4 से गुना करना होगा, 4 से गुना करना होगा। ऐसे भी अगर संतुलित करते हो तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना होता है। 2 और 4 2 8, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूना का 6 हो गया। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे भी 2 लगा दो, कितना हो गया, 2 लगाने के बाद यहाँ पे 4 लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे भी आपको 2 लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 4 होगा। पूरी तरीके से समीकरण जो संतुलित हो चुका है, आप लोग मिला सकते हो एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। हमसे सिंपल से बोल रहे हैं कि जब लोहे का कील को ही है मान लो, ठीक है, और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग डुबा दिए तो उसका रंग बदल जाएगा विलयन का, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया था, क्वेश्चन क्या था आपसे पूछा गया था, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यहाँ पे सिंपल से आपको उत्तर में लिखना होगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबाया जाता है। विलयन कैसा होता है, CO4 का नीला होता है, तो उसका लोहा क्या होता है, कॉपर को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, विस्थापित कर देता है, क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। इस अभिक्रिया के कारण फेरस सल्फेट बनता है, जिससे विलयन का नीला रंग धीरे धीरे हरा हो जाता है। ठीक है, हम सब सिंपल सा बोल रहा है, अगर देखो हमारे पास Fe मिलाते हैं हम लोग किस में, CuSO4 में, कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं FeSO4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो Fe है इसको Cu को विस्थापित कर देगा, यानी कि क्या बन जाएगा हमारे पास, FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और प्लस में कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही सिंपल सा चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करके लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अवतल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। ठीक है, हमसे बोल रहा है सिंपल सा, चलो मैं पेज लेकर के समझाता हूँ आप लोगों को। अवतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं, तो अवतल में क्या होता है, अवतल कुछ हमारा इस तरीके से होता है, अवतल हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अंदर की परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, ये हमारा अवतल हो गया। और ये हमारा मान लो मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, मुख्य अक्ष आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जो कि बीच में होता है। और यहाँ पे ध्रुव हो गया, यहाँ पे मान लो F है, फोकस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा C हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र हो गया। हमसे बोल क्या रहा है, आरेख खींचिए जब वस्तु को फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। हमसे बोल कर रहा है कि वस्तु कहाँ पर रखा गया है, फोकस, ये हमारा फोकस हो गया, ये वाला हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, इन दोनों के बीच में रखा गया। ठीक है, बीच में हम लोग किसी वस्तु को रख दिए। ठीक है, हमसे बोल कर आगे रखा जाता है, तो हम लोग इसका आरेख खींचना है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले प्रतिबिंब यहाँ पे जाएगा, यहाँ से टकराने के बाद F से होकर के कुछ ऐसा यहाँ पे इधर आता हुआ प्रतीत होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से टकराने के बाद ये जाएगा फोकस से होकर के जाएगा, फोकस से टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद कुछ इस तरीके से वापस आ जाता है और प्रतिबिंब यहाँ पे बना जाता है। प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पर टकराते हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बना आप लोगों को लास्ट में लिखना होगा, कुछ इस तरीके से आपको आपका बन जाएगा स्वच्छ मंडल, स्वच्छ किरण आरेख बन जाएगा। आरेख बन गया, किरण आरेख। यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना होगा प्रतिबिंब की प्रकृति, यहाँ पे लिखना होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रतिबिंब
प्रतिबिंब कैसा बना बड़ा बना, यानी कि वस्तु हमारा कुछ इतना सा था और प्रतिबिंब इसके इतना बड़ा बना, यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्रतिबिंब बड़ा बना। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बना। ऐसा नहीं कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तविक में ये दोनों मिल रहा है बिंदु, है ना। तो हम लोग बोले यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक बना, ठीक है, वास्तविक, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। वास्तविक बना। उसके बाद हो गया क्या, उसके बाद हो गया उल्टा। कैसा बना, ये हमारा कुछ इस तरीके से था, बना कैसा, ऐसा बना है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उल्टा बना, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक और उल्टा बना है, ठीक है, कुछ इस तरीके आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन में 10 बोलता है पोषण की परिभाषा दें, स्वपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण में कोई एक अंतर बताए। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर को हम लोग देख लेते हैं। पोषण की परिभाषा दे, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में अंतर बताए। तो पोषण सबसे पहले क्या होता है ये हम लोग को जानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोषण, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उनका उपयोग कर शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग पोषण कहते हैं। कुछ इस तरीके से पोषण का परिभाषा हो गया। हम लोग मुख्य अंतर को देख लेते हैं। सबसे पहले स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में आ जाता है आपका, स्वपोषी पोषण क्या होता है, सिंपल सा है, जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों यानी कि जैसे कि CO2 जल का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो स्वपोषी होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए। उसके बाद आता है विषमपोषी पोषण। क्या होता है, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण में क्या होता है, दूसरे जीव पर निर्भर होता है, यानी कि जीव अपने भोजन के लिए अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट या फिर परोक्ष रूप से पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मनुष्य खुद पर निर्भर नहीं है, पेड़ पौधे पर निर्भर होता है ना, शेर हो गया, ये सारे के सारे क्या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषमपोषी पोषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं 11 और 12 नंबर। तो सेक्शन यहाँ से चेंज होता है, सेक्शन सी का आया था। सेक्शन सी में बोलता है हमसे वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखे। दोनों क्वेश्चन को हम लोग साथ में देख लेते हैं। तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो सारे सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आया था, बोलता है आपसे वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाकर एक एकल उत्पाद बनता है। किसमें, संयोजन अभिक्रिया में कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर बात करें वियोजन अभिक्रिया में तो ठीक इसके विपरीत है। कैसे विपरीत है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि एकल अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल उत्पाद बनाते हैं। चूंकि यहाँ पर देखो, चूंकि एक में पदार्थ जुड़ते हैं और दूसरे में टूटते हैं, इसलिए नहीं एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। देखो संयोजन में क्या होता है, मान लो संयोजन में क्या होता है, 2 पदार्थ है आपके पास, Cu प्लस SO4, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा। और लेकिन इसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में समझो CuSO4 आपका रहेगा, लेकिन ये टूट करके Cu प्लस SO4 बना देगा, SO4 बना देगा। बताओ ये दोनों विपरीत है कि नहीं एक दूसरे के। तो सिंपल से इसी चीज़ को एक्सप्लेन करके लिख देना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला था आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखे। इन दोनों में कोई 3 अंतर लिखना था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आभासी प्रतिबिंब एक बगल आपको लिख देना है, दूसरे बगल आपको लिख देना है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला अंतर आ जाता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसे पर्दे पर हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। किससे, आभासी प्रतिबिंब को। यह हमेशा उल्टा बनता है। जैसे कि मैंने आपको किरण आरेख बना करके भी दिखाया कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बना था उल्टा बना था, है ना, बना था ना। उत्तल दर्पण पे जो बनाना था हमें C और F के बीच, तो कुछ उल्टा बना था उसमें, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब में यह हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, आप लोग याद रखना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। लेकिन क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जब आप लोग रखोगे किसी वस्तु को F और O के बीच ना, तो वहाँ पे क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यहाँ पे सिर्फ उल्टा और सीधा यहाँ पे भी लिखना सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यह प्रकाश की किरणों के वास्तव में मिलने से बनता है। वास्तव में मिलता है, मैंने आपको मिला करके दिखाया भी था। इसमें किरण मिलते हुए प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलते। कुछ इस तरीके से दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। तो ये था लोग का दिनांक 4 मई के लिए काफ़ी यही क्वेश्चन आंसर आने वाला, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।